So in the last class we were discussing about adiabatic reversible expansion. So कल की क्लास में हमने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया था, क्या इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है. Is the cursor is visualized to you? Moving on the screen. Okay. So as you know, in Joule-Thomson expansion, we can say this expansion is adiabatic irreversible. The process is irreversible. हम उसको उत्क्रमणीय नहीं कर सकते हैं. प्रोसेस में हो रहा क्या है उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं. हमें एक गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड के लिए यहाँ पर एक पोरस प्लग अरेंजमेंट है. पोरस प्लग बेसिकली सिल्क, वुल या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे कि गैस एक्सपेंड होती है थ्रू दिस पोरस प्लग. सो देयर आर वेरी फाइन होल्स जिसके थ्रू गैस को वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करना है. इन दिस होल अरेंजमेंट द प्रेशर P1 इज मेंटेन्ड. सो हेयर इज प्रेशर P1, देयर इज ए पिस्टन जहाँ पर गैस है जिसका प्रेशर P1 है. इस हाई प्रेशर गैस का टेम्परेचर थोड़ा लोअर डाउन करने के लिए और आई कैन से इनिशियल टेम्परेचर जो है मेंटेन करने के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर बाद से इसको मूव कराया जाता है. सो दैट द टेम्परेचर ऑफ ग्लास जो भी इस कांस्टेंट बाद का टेम्परेचर है उस पर मेंटेन हो जाए. यू रिमेंबर जब हम एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन की बात कर रहे थे तब कहा था कि उसका जो एनवायरनमेंट था उसका टेम्परेचर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है. अगर हमें एयर कूल करना है तो उसका इन्वायरमेंट आइस के टेम्परेचर पर होगा. इफ़ वी वांट टू कूल डाउन नाइट्रोजन in liquefied state, then the temperature of surroundings must be at the temperature of air. And similarly for oxygen, temperature should be about nitrogen, and then hydrogen और helium. इन गैसेस के लिए भी टेम्परेचर जो सराउंडिंग्स है उसको हमें लो मेंटेन करना होगा. सो यहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर बाद जिसका टेम्परेचर ऑब्वियसली ट्राई किया जाता है शुड बी लोअर जितना पॉसिबल हो सके. एंड देन यहाँ से कांस्टेंट टेम्परेचर से इस चैम्बर का प्रेशर भी P1 ही है और इस चैम्बर से जैसे ही गैस का एक्सपेंशन होता है इन द लोअर प्रेशर चैम्बर तो यहाँ पर सडनली देयर इज सम चेंज इन टेम्परेचर. अभी चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. दैट मीन्स इट मे शो कूलिंग or it may show heating depending on the nature of gas. Mostly real gases shows cooling और कुछ गैसेस ऐसी भी हैं लाइक हाइड्रोजन और हीलियम जिनके लिए स्लाइटली हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है. ना द फिजिक्स बिहाइंड दिस कि ऐसा क्यों हो रहा है तो देयर इज़ ए थ्रोटलिंग प्रोसेस. सो एक थ्रोटलिंग प्रोसेस में जब मॉलिक्यूल्स किसी फाइन होल से बाहर की तरफ जाते हैं तो दे ट्राई टू सेपरेट इटसेल्फ, एक दूसरे को दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं. ये ठीक वैसा ही है जैसे कि बहुत सारे लोग हमने एक चैम्बर में भर दिए हैं और चैम्बर का दरवाज़ा अगर छोटा है तो उस चैम्बर से निकलते ही लोग क्या करेंगे, आपस में पास आएंगे या दूर जाने की कोशिश करेंगे. कैन एनीवन आंसर मी? हाँ, तो जैसे ही आप उस छोटे से दरवाजे से बाहर जाएंगे, लोगों को बाहर जाना अलाउ करेंगे तो वो आपस में दूर जाने की कोशिश करेंगे. तो वी कैन अंडरस्टैंड कि सिमिलर प्रोसेस गैस में भी होती है. टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है बट यस जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग वी कैन टेक दिस कॉन्सेप्ट कि जैसे ही मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं दे ट्राई टू सेपरेट. बॉन्ड तोड़ने की बात नहीं हो रही है, दे जस्ट गो सम लिटिल बिट फार. सो उस जाने की कोशिश में बिकॉज प्रोसेस एडियाबैटिक है सो जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को वो कहाँ से लेंगे बताइए. एनर्जी चाहिए होगी मॉलिक्यूल्स किससे? हाँ, खुद ही से लेंगे क्योंकि प्रोसेस एडियाबैटिक है. और जब भी इंटरनल एनर्जी का यूज़ होता है टू डू सम वर्क, किसी भी कार्य को करने के लिए जब इंटरनल एनर्जी यूज़ की जाती है तो इंटरनल एनर्जी खर्च हो गई मतलब उसका टेम्परेचर डाउन हो गया. सो इस वजह से जैसे ही चैम्बर में एंटर करते हैं जिसका प्रेशर लोअर है P2, उसके कारण
यहाँ पर देयर इज सम चेंज इन द टेम्परेचर। सो मोस्टली गैसेस में ये होता है, कुछ गैसेस हैं जिनमें नहीं होता है। हम रीज़न को मैथमेटिकली देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोगों को एंटर होने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? कनेक्ट हो रहे हैं एंड देन डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, अब हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी डायग्राम को जिससे पहले बनाया हुआ था एक अलग तरीके से यहाँ प्रेजेंट किया गया है टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स। एंड वंस अगेन जो अभी प्रीवियस डायग्राम था वो अलग अलग बुक्स में, अलग अलग रेफरेंस बुक्स में डिफरेंट हो सकता है। वट एवर यू फील फॉर कन्वीनियंट योर सेल्फ यू कैन अडॉप्ट दैट। जो भी आपको ठीक लगे आप उसे बना लीजिएगा। और ये डायग्राम बहुत ही सिंपलेस्ट है जिसमें दो पिस्टन दिखाए गए हैं, दो चैम्बर्स हैं। एक पिस्टन और इस चैम्बर का प्रेशर और टेम्परेचर P1 T1 एंड वी कैन से वॉल्यूम इज़ V1। ये प्रेशर का प्रेशर P1 T1 एंड वॉल्यूम इज़ V1। प्रेशर इज़ मेंटेन्ड, पंपिंग के थ्रू प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, इस चैम्बर के प्रेशर को भी और इस चैम्बर के प्रेशर को भी। सेकेंड चैम्बर का प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 डिपेंड करता है कि गैस किस तरह से एक्सपेंड होगी तो वो मिलेगा हमें। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेबल थिंग। एंड वॉल्यूम इज V2। तो इनिशियली ये पिस्टन यहाँ पर होगा और ये पिस्टन यहाँ पर होगा, इसका वॉल्यूम 0 होगा और मे बी सम, बट प्रोसेस में क्या होगा, इसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जाएगा वाइल मेंटेनिंग द प्रेशर P1। प्रेशर P1 को मेंटेन करते हुए इसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड इस चैम्बर का क्या होगा, यहाँ हाई प्रेशर है, P1 को मेंटेन किया जा रहा है और यहाँ से वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो जो गैस है वो इस तरह से पास हो रही है इन फाइन होल्स के थ्रू, और जैसे ही गैस एंटर करेगी तो इस वाले वॉल्यूम का क्या होगा, क्योंकि प्रेशर को मेंटेन करना है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम कहें कि पिस्टन, एक पिस्टन यूँ मूव हो रहा है और दूसरा पिस्टन इस साइड मूव हो रहा है। तो यहाँ दो तरह का वर्क हो रहा है। यहाँ पर तो सिस्टम पर वर्क हो रहा है, पिस्टन यूँ मूव कर रहा है तो गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, सो देयर इज सम वर्क। अदर साइड में देखें तो यहाँ गैस मूव कर रही है एंड नाउ गैस इज डूइंग सम वर्क ऑन द पिस्टन, राइट। तो सिस्टम में इधर वर्क हो रहा है, इधर वर्क किया जा रहा है, वर्क इज़ डन भी है, वर्क इज़ डन बाय द गैस भी है। टोटल वर्क कितना है दैट वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ यूज पेन एंड कॉपी। डू यू हैव कॉपी एंड पेन विद यू? सो हम अभी वर्क कैलकुलेट करने वाले हैं। सो द टोटल वर्क, अगर मैं कहूँ इस साइड जो वर्क हुआ है दैट इज़ W1 एंड दिस साइड W2। टोटल वर्क W1 plus W2. Let's see how we can calculate it. So this is the complete work. Now W1, volume pressure is P1 constant and change in volume, initial volume V1 से लेकर फाइनल वॉल्यूम 0 होगा, राइट। एंड सेकेंड वर्क की हम बात करें तो यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम 0 है और फाइनल वॉल्यूम सम V2 while pressure P2 is constant. So it is a very simple mathematics. By this we can get W is equal to P2 V2 minus P1 V1. This is the total work done in this whole process, in this whole adiabatic process.
You can say delta W or you can say W. इनिशियली तो हमें लेना ही पड़ेगा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. Now because it is the process is adiabatic, so delta Q should be 0. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वट एवर वर्क इज डन. So delta Q is equal to 0. So du is equal to minus delta W. And change in internal energy, let's say it is U2 minus U1. Change in internal energy को हमने कहा final internal energy, that means U2 and minus U1 which is initial internal energy. और यहाँ हमने डेल्टा W पुट कर दिया है जो कि इक्वेशन 1 से हमें मिला. अब इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने पर हमें मिलता है U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2. एंड दिस क्वांटिटी इज, क्या है ये क्वांटिटी? थर्मोडायनेमिक्स में ये क्वांटिटी क्या है? U प्लस PV. यस, सो आप सेकेंड उसमें देख रहे हैं, दिस इज एंथैल्पी H और दिस इज H1 एंड H1 इज इक्वल टू H2. दिस मीन्स दिस इज कांस्टेंट. और अगर एंथैल्पी पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट है देन डेल्टा H इज इक्वल टू 0. सो चेंज इन एंथैल्पी इज 0. सो दिस इज हाउ, जब हम फर्स्ट यूनिट में अगर आप वीडियोस को देखेंगे यहाँ पर मैक्सवेल रिलेशन के एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस किया है. दिस इज़ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन. और उस एप्लीकेशन में जस्ट 2 लाइन्स में आपको ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट ऑब्टेन होता है. तो वहाँ पर हमने कहा था एंथैल्पी H इज़ कांस्टेंट. व्हाई इट इज़ कांस्टेंट? नाउ यू नो द आंसर. कि जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया हमने उसके थ्रू हमें मिलता है दिस डेल्टा H इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स एंथैल्पी H इज कांस्टेंट इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन. नाउ डेल्टा H को हम ऑलरेडी जानते हैं. कहाँ पर? डेल्टा H इज इक्वल टू TdS प्लस VdP. मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कहाँ पर गलत है? जस्ट ए मिनट, आप थोड़ा लाउडर बोलें. यहाँ इक्वेशन 3 में माइनस आएगा. यस राइटली, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. देयर मस्ट बी ए माइनस साइन. ओके, सो आप इक्वेशन 3 तक पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है. नाउ इक्वेशन 3 पर पहुंचने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने यहाँ इस फिगर में शो किया हुआ है. एक फ़ोटो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी थी. उस व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा हुआ था एक सेंटेंस, ग्रेट फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर अ वेरी फाइन टीचर. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सेंटेंस में जो है हम चारों थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स की चेंज को लिख सकते हैं. नाउ ग्रेट से G, फिजिसिस्ट से P, हैव से H, स्टडीड S, अंडर U, वेरी V, फाइन F एंड टीचर T. नाउ हम 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स की अगर रिलेशन लिखना चाहते हैं देन लुक एट द G पर फोकस करते हैं. अब G के राइट हैंड साइड पर क्या है? P, प्रेशर P. और लेट अस अंडरस्टैंड बाय H पर फोकस करते हैं और H के राइट हैंड साइड पर है S, एंट्रोपी S. सो हियर यू कैन राइट एंट्रोपी S.
नाउ इसके अपर साइड में फोकस करते हैं, H के सबसे नियरेस्ट है P, सो P को हमने लिख दिया यहाँ पर P। नाउ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को, क्वाड्रेंट सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए S पॉजिटिव x डायरेक्शन में, P पॉजिटिव y डायरेक्शन में, द साइन ऑफ ऑल दीज टर्म्स विल बी पॉजिटिव। ये S भी पॉजिटिव होगा और इधर P भी पॉजिटिव होगा। नाउ डेल्टा H ऑब्टेन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इधर D लगा दे रहे हैं, यानी कि डेल्टा S और S के साथ हमेशा ही मल्टीप्लिकेशन में T आता है और V और P आपस में एक दूसरे के साथ में आते हैं। सो अगर यहाँ पर डेल्टा S है तो सेकेंड टर्म विल बी T, यहाँ पर डेल्टा P है तो सेकेंड टर्म विल बी V। नाउ अगर हम G की बात करें तो G के लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में P है और नेगेटिव y डायरेक्शन में T है। सो अगर G का रिलेशन लिखना है सो P यानी कि डेल्टा P माइनस डेल्टा T। नाउ P के साथ में हमेशा ही V आता है, सो फर्स्ट टर्म विल बी V डी P एंड सेकेंड टर्म विल बी माइनस S डेल्टा T। आई होप ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। सो एनीबडी कैन टेल मी अबाउट F, व्हाट विल बी द डेल्टा F? अब इसी चीज़ को आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और मुझे बताइए डेल्टा F क्या होगा। राइट, सो सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट फॉर्म जिससे आपको तुरंत से ही फटाफट अगर आपको इक्वेशंस लिखनी है यू कैन ईजिली राइट डाउन इट। सो आप ये बस एक सिंगल सेंटेंस आपको याद करना है, ग्रेट फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर अ वेरी फाइन टीचर। सो बाय दिस मेथड वी हैव गॉट डेल्टा H और डेल्टा H इज इक्वल टू 0। सो हेयर इज सम मिस्टेक, डेल्टा H शुड बी इक्वल टू माइनस VdP अपॉन T। नाउ चेंज इन एंट्रोपी हमें मिल गया है इस पूरे रिलेशन से। वी कैन से दिस इक्वेशन टू बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ इस पूरी प्रोसेस में अगर देखा जाए तो T और P दो वेरिएंट हैं। तो जब हम मैक्सवेल रिलेशन स्टडीज़ कर रहे थे तो भी हमने देखा था कि कोई दो वेरिएबल जो हैं T P S और V, एंट्रोपी को देखा जाए तो इस पूरी प्रोसेस में अगर एंट्रोपी की बात की जाए, नाउ इट इज़ ए फंक्शन ऑफ T एंड P, क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं T एंड P। सो एंट्रोपी अगर कोई क्वांटिटी है तो इट शुड बी डिपेंड ऑन द temperature and pressure of the system. So here we know that entropy is a function of T and P. और यहाँ से आप बिकॉज ये दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है, सो बाय यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन यू कैन गेट डेल्टा S इज इक्वल टू ds डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर P एंड डेल्टा T, एंड द सेकेंड टर्म डेल्टा S डेल्टा P कांस्टेंट टेम्परेचर T एंड डेल्टा P। प्रीवियस रिलेशन से आप पुट कर सकते हैं माइनस VdP, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़, माइनस VdP अपॉन T एंड डेल्टा ST एज इट इज। नाउ वी नो कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट है दैट मीन्स Cp क्या होती है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर P। P कांस्टेंट है और डेल्टा Q बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिस इज T डेल्टा S। और मैक्सवेल्स फोर्थ रिलेशन को अगर आप यूज़ करें तो आप लिख सकते हैं डेल्टा S डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। आई वुड गिव यू जस्ट 30 सेकेंड टू राइट डाउन द मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन। आप वो जो सर्किल वाला डायग्राम है वो बनाइए जहाँ पर आपको बताया गया था स्पेशल प्रोग्राम ऑन TV। कितने लोग ये कर सकते हैं? डू यू रिमेंबर मैक्सवेल रिलेशंस को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय यूजिंग ए सिंपल सर्कुलर डायग्राम। आप ये चेक करके बताइए क्या मैंने ये ठीक लिखा है, मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन क्या यही होगा?
यस। सो हमें मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन को यूज़ करना है और स्पेसिफिक हीट को यूज़ करना है। इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए एंड टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी। इक्वेशन 5 और 6 को पुट कर दीजिए 4 में, यहाँ पर साइन लगा लीजिएगा नेगेटिव, एंड देन टेल मी व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी। एनीवन जिसने कैलकुलेट कर लिया हो या ऑलरेडी जानते हैं अबाउट जूल थॉमसन कोफिशिएंट, that is mu is equal to delta T upon delta P at constant enthalpy H. Are you calculating it? You can also write in the chat box. कितने लोग कैलकुलेट कर रहे हैं चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज़। आंचल, अनीशा, आंचल आप कैलकुलेट कर रहे हैं? ओके, मौसम ने लिखा है यस। ओके, लेट्स वेट फॉर द आंसर देन। सभी लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और आंसर आपको पहले से पता है। प्रियंका आंसर मिला आपको? और डू इट फास्ट, आपको 2 इक्वेशन पुट करनी है and just by rearranging the terms you have to find delta t upon delta p. You can see here is delta t and delta p. अब बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाते हुए बस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। यस संतोष, व्हाट इज द रिजल्ट बोलिए ज़रा। डीपी को बाहर ले आइए और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी कीजिए। सो जो राइट हैंड साइड है उसमें आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर में और प्लस 1 अपॉन सी पी इज इक्वल ब्रैकेट एंड देन वी और टी की टर्म्स मिलेंगी आपको। सो लेट्स मूव। ये बहुत
यस, हो गया. सो लेट्स सी कि क्या रिलेशन आया था. द रिलेशन इज वन अपॉन Cp ब्रैकेट T डेल्टा V डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V. लेफ्ट हैंड साइड में आप इस पूरी टर्म को एट कांस्टेंट एंथैल्पी H भी कह सकते हैं, बिकॉज वी नो इन दिस होल प्रोसेस एंथैल्पी इज कांस्टेंट. And this term is known as Joule-Thomson coefficient or Joule-Kelvin coefficient. नाउ जो हमने फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था कि कब कूलिंग होगी या कब हीटिंग होगी, या कूलिंग या हीटिंग हो किस तरह से होगी, उसको हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, दैट व्हाई इट हैपन्स. अगर राइट हैंड टर्म को देखें बहुत इजी वे में, अगर राइट हैंड टर्म दिस टर्म इज़ पॉजिटिव देन दिस क्वांटिटी इज़ पॉजिटिव. अगर ये टर्म नेगेटिव है तो ये टर्म भी नेगेटिव है ना. उसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने का क्या इफ़ेक्ट है, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना इन दोनों टर्म्स पर डिपेंड करता है. इसकी जो भी वैल्यू आएगी उससे टर्म पॉजिटिव भी हो सकती है और उससे टर्म नेगेटिव भी हो सकती है. तो लेट्स सी, अगर ये टर्म पॉजिटिव है उसका क्या मीनिंग है. अगर टर्म पॉजिटिव है देन इफ़ आई प्लॉट ए कर्व बिटवीन P एंड T एंड सी दिस फिगर, ये लाइन पॉजिटिव स्लोप के साथ है तो P और T का कुछ ऐसा रिलेशन होगा अगर ये टर्म पॉजिटिव है. नाउ जूल-थॉम्सन कोफिशिएंट में कैन यू टेल मी, यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. अगर कोई गैस ऐसी है जिसके लिए राइट हैंड साइड पॉजिटिव आती है, नाउ एनीवन कैन टेल मी कि यहाँ पर जूल-थॉम्सन एक्सपांशन उस गैस के लिए हम कराएं तो वो गैस कूलिंग शो करेगी या हीटिंग शो करेगी. मैथमेटिकली आप देख रहे हैं ये टर्म पॉजिटिव है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा. तो अगर उस गैस के लिए अगर जूल-थॉम्सन एक्सपांशन करवाया जाए तो क्या हीटिंग इफेक्ट होगा या कूलिंग इफेक्ट होगा. ओके, एनीवन एल्स. दो लोगों ने बोला है हीटिंग. आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है चैट बॉक्स. हीटिंग होगा. एनीवन जो कहे कूलिंग है. क्या कूलिंग की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक बार फिर से इस फिगर पे फोकस कीजिए. मैंने कहा प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा. क्या जूल-थॉम्सन एक्सपांशन में प्रेशर इंक्रीज होता है. प्रोसेस याद कीजिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया. क्या प्रेशर इंक्रीज हो रहा है प्रोसेस में. रिकॉल, अभी अभी तो हमने डिस्कस किया कि प्रेशर क्या है, P1 ज़्यादा है या P2 ज़्यादा है. आंचल ने कहा कूलिंग. यस आंचल, आप स्पीक कीजिए ताकि पता चले. हाँ, तो जब प्रेशर, शायद नहीं, अभी अभी हमने डिस्कस किया, इट इज़ कन्फर्म, प्रेशर P2 इज़ लेस देन P1. सो अगर प्रेशर P2 लेस देन P1 है तो टेम्परेचर T2 भी क्या होगा, लेस देन T1. राइट. तो इस पूरी प्रोसेस में अगर ये टर्म पॉजिटिव है ड्यू टू एनी रीज़न क्या है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो प्रेशर है, क्योंकि जूल-थॉम्सन एक्सपांशन में प्रेशर इज़ डिक्रीजिंग, सो प्रेशर इज डिक्रीजिंग दैट मीन्स टेम्परेचर इज आल्सो डिक्रीजिंग. राइट. एनी क्यूरी, कोई भी डिफ़िकल्टी हो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में. अदर साइड, अगर ये टर्म किसी तरह से नेगेटिव है, अगर उसका राइट हैंड टर्म में जो भी चीज़ें हैं, जो भी इक्वेशन है, उसकी वजह से ये टर्म नेगेटिव आ रही है, देन यू कैन सी द कर्व बिटवीन प्रेशर P एंड T विल बी लाइक दिस. यानी कि अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इफ़ वी आर गोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, देन टेम्परेचर विल इंक्रीज. सो अगर गैस ऐसी है जिसके लिए टर्म नेगेटिव आ रही है तो जूल-थॉम्सन एक्सपांशन जिसमें कि हमेशा ही प्रेशर डिक्रीज़ होता है, सो प्रेशर डिक्रीज़ होने पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा.
मतलब ऐसी गैसेस हीटिंग इफेक्ट शो करेगी. एंड इफ सिचुएशन इज लाइक दिस, देन देयर इज नो positive and negative slope. The slope is 0. That means temperature is pressure. There is with change in pressure there is no change in the temperature. अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब नो हीटिंग नो कूलिंग, देयर विल बी नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस. नाउ एनी क्यूरी इससे स्लाइड से रिलेटेड आप लोगों की? You can type no in chat box so I can move further. Okay, one more thing, आप लोगों के लिए इजी होता है चैट बॉक्स में टाइप करना while viewing the presentation या कोई डिफ़िकल्टी है? नो मैम. ओके, नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन, अगर हम रियल गैसेस की बात करें और आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट है PV इज इक्वल टू NRT. सो PV इज इक्वल टू NRT से अगर आप लोग डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कैलकुलेट करें एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P और उसकी वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, सो यू विल फाइंड दिस टर्म इज इक्वल टू V. इट इज़ वेरी सिंपल, PV इज इक्वल टू NRT. आप उस रिलेशन को यूज़ करते हुए आपको डेल्टा V अपॉन डेल्टा T फाइंड आउट करना है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P, एंड इफ़ यू पुट दिस वैल्यू इन दिस रिलेशन देन यू विल फाइंड दैट दिस टर्म इज़ 0. यानी कि जो आइडियल गैसेस हैं उनके लिए ये जो टर्म है वो 0 हो जाती है, और आइडियल गैसेस के लिए देयर इज़ नो इफेक्ट इन जूल थॉम्सन एक्सपेंशन, ना तो उनकी कूलिंग होगी ना हीटिंग होगी. एंड आइडियल गैस वी कंसीडर आर्गन, क्रिप्टॉन, न्यूऑन. बट रियल गैसेस के लिए द इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT गोज चेंज. उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, एंड with those changes you are also familiar. The changes are P के प्लेस पर हमें यूज़ करते हैं P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, और V के प्लेस पर हम यूज़ करते हैं V माइनस P इज इक्वल टू RT. नाउ गिव योर थिंकिंग अपॉन दिस कि हमने ये जो टर्म है A अपॉन V स्क्वायर, ये जो टर्म है A और B, ये कहाँ से आई है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कैन एनीबडी टेल मी कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है A और B का? A and B are constant. These are constant or coefficient? मौसम A और B कांस्टेंट तो है, बट ये A और B है क्या, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं रियल गैस में? ओके, राइट, वेरी राइट. एंड A? वेरी नाइस. सो हम A को कह सकते हैं कि A इज सम फैक्टर विच इज़ रिलेटेड टू द वंडर वाल फोर्सेस बिटवीन द गैसेस. ए जो फैक्टर है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वंडर वाल फोर्सेस पे डिपेंडेंट कोई पैरामीटर है, एंड बी इज सम रिलेटेड विद द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स. सो मॉलिक्यूल्स की साइज पर डिपेंडेंट चीज़ है, और ए वंडर वाल फोर्सेस कितने स्ट्रांग है और कितने स्ट्रांग नहीं है उस पर डिपेंडेंट चीज़ है. सो इन दोनों टर्म्स की ये जो डिफरेंस है आइडियल गैस और रियल गैस में, जो बेसिक डिफरेंस है एग्जिस्टिंग ऑफ वंडर वाल फोर्सेस एंड मॉलिक्यूलर फाइनाइट मॉलिक्यूलर साइज, उसकी वजह से ये जो टर्म्स हैं इसमें ऐड हो गई है. और से देर चेंज इन सम मैथमेटिक्स PV इज इक्वल टू NRT. अब आपको उसकी जगह पे ये कैलकुलेशन सॉल्व करके और ये फाइंड आउट करना है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P. ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है और आपने प्रीवियसली सॉल्व नहीं किया है, सो यू हैव टू सॉल्व राइट नाउ. और आपको आज इसको सॉल्व करके और व्हाट्सएप में इमेज भेजनी है उसी ग्रुप पे. जितने भी लोग यहाँ पर अटेंडेंस है, यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स शायद प्रेजेंट हैं, सो वो लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके और ये टर्म फाइंड आउट करेंगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P, एंड देन you have to send that image on the WhatsApp group. Is this okay, class?
सो अगर जब आप उसे फाइंड आउट करेंगे देन यू विल गेट दिस रिलेशन दैट दिस टर्म द राइट हैंड टर्म इज इक्वल टू नाउ 2a/RT माइनस p। ये जो आया है हमारा वो फोर्थ रिलेशन में पुट कर दीजिएगा। मैक्सवेल जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू जो आएगी इट इज़ नाउ 1/CP 2a/RT माइनस p। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं रिलेशन को, b को बाहर ले लिया जाए, t को भी बाहर ले लिया जाए, सो द रिलेशन इज मोर सिंप्लीफाइड। नाउ b म्यू इज इक्वल टू b/T Cp Ti माइनस T। Ti which is equal to 2a/RB, Ti is equal to 2a/RB. So Ti is some वैल्यू जो कि डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर की एक वैल्यू है जो कि डिपेंड करती है कि A और B की वैल्यू कितनी है। अलग अलग गैसेस के लिए A और B की वैल्यू अलग अलग होगी, तो सिंपली इन्वर्जन टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। एनी क्वेश्चन? Ti इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर, उत्क्रमणीय तापमान। यहाँ पर कोई मैथमेटिकली कुछ प्रॉब्लम आई हो? So Ti inversion temperature or which depend on the value of A and B coefficients, और इस मैथमेटिकल रिलेशन में हम सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर Ti की वैल्यू ज़्यादा है, इफ़ Ti is more than T then mu will be positive and gas will show cooling effect. Now tell me what is T? टेम्परेचर T क्या है यहाँ पर? Ti तो इन्वर्जन टेम्परेचर है विच विल डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ गैस A और B, और इट बी कांस्टेंट इज कांस्टेंट। A और B जो कि गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर डिपेंड करेगी Ti की वैल्यू तो, बट यहाँ पर T क्या चीज़ है? साक्षी T क्या है यहाँ पर? कौन सा टेम्परेचर है? हाँ टेम्परेचर तो है, पर कौन सा टेम्परेचर है? आंचल कौन सा टेम्परेचर है ये? मौसम कौन सा टेम्परेचर है? एनीवन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। एक्सपेरिमेंट को याद कीजिए, यहाँ टेम्परेचर T क्या होना चाहिए? किसका संतोष? मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। गैस का आंचल पर कौन सी गैस का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर है? हमने देखा जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में दो टेम्परेचर हैं, एक तो प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1, दूसरा प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2। सो ये T क्या है? T1 है T2 है? यस कन्फर्मली T1। जो गैस का इनिशियल टेम्परेचर है वो है टेम्परेचर T, यानी कि टेम्परेचर T1। और अगर ये टेम्परेचर T1 गैस के इन्वर्जन टेम्परेचर जो कि डिपेंड कर रहा है इन प्रॉपर्टीज़ पर A और B पर, उससे अगर कम है, यानी कि इनिशियली आपने जो टेम्परेचर है उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से कम मेंटेन किया, देन गैस विल शो कूलिंग इफेक्ट। अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा है तो गैस हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, और अगर टेम्परेचर ज़ीरो है तो देयर विल बी, अगर इन्वर्जन टेम्परेचर और T बराबर है, प्लीज़ करेक्ट इट, T इज इक्वल टू Ti है, देन देयर विल बी म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स नो इफेक्ट। ना थोड़ा और डीपली थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं बाय लुकिंग इनटू ए फिगर। किस गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर कितना होता है? एयर से शुरू करते हैं। एयर का इन्वर्जन टेम्परेचर है 603 केल्विन,
गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर है 603 केल्विन। अगर हम जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हमने इनिशियल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर रखा, आई एम रिपीटिंग, अगर हमने इनिशियल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर रखा और गैस आप जानते हैं एयर का इन्वर्जन टेम्परेचर 603 है, तो एयर जूल थॉम्सन एक्सपांशन में कूलिंग इफेक्ट शो करेगी या हीटिंग इफेक्ट शो करेगी? क्विकली आंसर। ये गैस हीटिंग इफेक्ट शो करेगी या कूलिंग इफेक्ट शो करेगी? लुक एट दिस, इन्वर्जन टेम्परेचर 603, कूलिंग राइट, क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर है 603 और जबकि टी कितना है, रूम टेम्परेचर, दैट मीन्स 300 केल्विन। इसी तरह से CO2 जिसका इन्वर्जन टेम्परेचर हाई है, O2 इन्वर्जन टेम्परेचर हाई, नाइट्रोजन इन्वर्जन टेम्परेचर इज हाई, हाइड्रोजन इन्वर्जन टेम्परेचर 195। ये कूलिंग इफेक्ट शो करेगी या हीटिंग इफेक्ट शो करेगी? अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर है तो रूम टेम्परेचर पर। राइट, एंड हीलियम obviously inversion temperature, yes, heating. So these two gases, hydrogen and helium, at room temperature they show heating effect, और यहाँ पर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं, एंड वेल दीज गैसेस कैन इजीली लिक्विफाइड एट नॉर्मल प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर। साथ ही साथ यहाँ कुछ उनके बॉइलिंग टेम्परेचर, कल मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था, बट सिर्फ नीलम ने मुझे आंसर दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया है। अब नीलम का आंसर और मेरा आंसर मिल नहीं रहा है। इफ़ आई फाइंड द बॉइलिंग टेम्परेचर और लिक्विफिकेशन टेम्परेचर ऑफ गैसेस, देन दीज आर द वैल्यूज़। बाकी लोग भी ज़रा फाइंड आउट कीजिएगा, लेट मी नो इज़ देयर एनी चेंज इन दीज वैल्यूज़। हीलियम का लिक्विफिकेशन टेम्परेचर 4.2 केल्विन है, और लेटर ऑन हम इसी यूनिट में देखेंगे कि हीलियम नॉर्मल प्रेशर पर लिक्विफाई भी नहीं होती है। एयर से शुरू करते हैं। एयर का लिक्विफिकेशन 78 केल्विन, यानी कि अगर जूल थॉम्सन एक्सपांशन में अगर हमें 78 केल्विन मिलता है, टेम्परेचर T2 की वैल्यू अगर 78 केल्विन मिलती है, तो एयर को कूल किया जा सकता है, एयर को लिक्विफाई किया जा सकता है। इसी तरह से अगर CO2 को लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर T2 की वैल्यू एटलीस्ट 194 केल्विन होनी चाहिए। एंड फॉर द ऑक्सीजन इट इज़ 90, नाइट्रोजन 77, हाइड्रोजन 20 एंड हीलियम 4.2, ऑल्दो देयर इज सम चेंज इन द प्रेशर आल्सो। ये नॉर्मल प्रेशर्स पर उनकी वैल्यूज़ हैं जिन पर कि लिक्विफिकेशन हो सकता है इन सब के लिए। तो लिक्विफाइड करने के लिए हमें जूल थॉम्सन एक्सपेंशन अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये इतना लोएस्ट टेम्परेचर हमें अचीव करना होगा। टॉपिक है जो हम बाद में स्टडी करेंगे, दैट इज़ रीजनरेटिव कूलिंग। तो जूल थॉम्सन एक्सपांशन में हो सकता है आपने इनिशियल टेम्परेचर T1 की कुछ वैल्यू ली हो और टेम्परेचर T2 हमें कुछ मिले, बट इस वन साइकिल में टेम्परेचर T2 को कम करना पॉसिबल नहीं होगा। सो हम एक रीसाइकलिंग करते हैं जिसमें इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर T2 है। अब ये फाइनल टेम्परेचर T2 ही इनिशियल टेम्परेचर T1 बन जाता है, एंड देन ये जो कंटिन्यूस डिक्रीज इन द टेम्परेचर है वो पॉसिबल हो जाता है बाय यूजिंग रीजनरेटिव कूलिंग। अच्छा, आप लोगों के लिए यहाँ पर सवाल है आज की क्लास में, यू कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चन, और अगर आपको बहुत टाइम लगे तो मैं आपको इसकी एक फ़ोटो सेंड कर दूँगी व्हाट्सएप पर, सो यू कैन, मैं बस क्विकली इस क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। ए गैस इज ओबेइंग वंडर वाल्स इक्वेशन इज मेड ऑफ अंडरगोस जूल केल्विन एक्सपांशन, प्रेशर 41.2 एटमॉस्फेरिक एंड प्रेशर 1.2 ATM। कुछ चीज़ें मिसिंग है, एक छोटा सा पार्ट कट किया हुआ है, बट इट इज़ इनिशियली एट टेम्परेचर 273 केल्विन। सो आपको T1 पता है, P1 पता है, P2 पता है। सो P1, P2, T1। कैलकुलेट द जूल केल्विन कोफिशिएंट एंड चेंज इन टेम्परेचर। आपको जूल केल्विन कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है और टेम्परेचर में क्या चेंज हुआ है वो भी फाइंड आउट करना है।
आपको दिया गया है ए की वैल्यू दैट इज़ 1.34 इंटू 10⁻⁻6, बी की वैल्यू 36.5 10⁻⁻6। बी की वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रही होगी, सो यू कैन राइट इट बी इज इक्वल टू 36.5 इंटू 10⁻⁻6 एंड स्पेसिफिक हीट सी पी इज़ 28.7 10⁻⁻5। आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, ए बी सी पी इन सभी में यूनिट का कोई इशू नहीं रखा हुआ है, यानी कि सभी की यूनिट्स को मैंने बहुत ही ईजीली आपको दिया हुआ है। सो देयर इज़ नो कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ए बी और सी पी की जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करती है, देन यू हैव टू चेंज द यूनिट। इन क्वेश्चंस को करते वक्त आप यूनिट्स पर बड़ा फोकस कीजिएगा, क्या है सभी रिलेशन, सभी वेरिएबल, सभी पैरामीटर सेम यूनिट में है या नहीं है। सो नाउ यू हैव सी पी और आर यू नो 8.2 10⁻⁻5 और आपको कैलकुलेट करना है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट एंड चेंज इन टेम्परेचर। सो इन दिस क्लास you have two questions. One, you have to verify the liquefaction or boiling temperature of gases, oxygen, nitrogen, air, hydrogen and helium and CO2. And the second question is, ये सॉल्व करना है आप लोगों को और जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू बतानी है एंड चेंज इन टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करना है। अब अगर आपको इस क्लास में कुछ समझ में नहीं आया हो, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन विच वी नीड टू आंसर इन दिस क्लास and which we need to take in this class, any question, or you can also write your question in the chat box. And if you have no question, you can also leave the class. Okay, no ma'am.